प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। इनमें से 24 वर्षों से उन्होंने संवैधानिक पदों पर लगातार बने रहने का जो कीर्तिमान गढ़ा है वो अब भी जारी है। वो गुजरात में 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद 11 वर्ष से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो अक्सर जनसभाओं में, व्याख्यानों में संकल्प से सिद्धि की बात दोहराते हैं। अगर उनके अब तक के पूरे जीवन काल को ही देखा जाए तो वो हर पड़ाव पर संकल्पों से सिद्धि की ही कहानियां हैं। पचहत्तर वर्षों की यात्रा किसी ऐसी फिल्म पटकथा सी रही जिसे समय ने तैयार किया और प्रधानमंत्री मोदी के हिस्से में कई भूमिकाएं लिख दी। वो उन्हें निभाते गए और आज विश्व के लोकप्रिय, शक्तिशाली और सूझबूझ वाले नेताओं की अग्रिम पंक्ति में शुमार है। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वो आजादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। देश के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता हैं। पीएम के तौर पर लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले भी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे नेता हैं। देश ने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे। समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि पहला, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। दूसरा, मेरे मन में भाव रहता है, हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। तो देश पर आंच आते ही उनकी आवाज की हुंकार भी सुनी है। घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। किसी मंत्र की तरह उनका नाम पुकारती भीड़ के बीच लोगों से संवाद को देखा। एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा, लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। कूटनीतिक मसलों पर दुनिया की राजनीति में खलबली मचाते भी देखा है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या राम मंदिर निर्माण भी देखा, लाल चौक पर तिरंगे का सैलाब भी देखा, जनधन उज्ज्वला से दूर गांवों में उम्मीदों की चमकती किरणें भी देखी और आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर भी देखी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में वो 75 वर्ष की रेखा से आगे निकल गए। काम करने की अपनी ऊर्जा की व्याख्या भी करते हैं। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। समय चल रहा है तो पीएम मोदी समय के साथ चल रहे हैं। कई मील के पत्थर पार हुए, आगे की मंजिल भी समय ही तय करेगा। हालांकि पीएम मंजिलों की नहीं, रास्तों और पड़ावों की ही परवाह करते हैं। बचपन में अपने इरादों में संकल्प का बीज बोया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे कई वर्ष तक अपने श्रम से सींचा, और इस तरह वो संघर्षों के कठोर धरातल पर चलते चलते प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे। लेकिन इस एक रास्ते में कई रास्ते थे, कई मोड़ भी थे। पौराणिक नगरी वडनगर, जहां महादेव की धरोहर भी है और तानसेन की सुरीली विरासत भी। वर्तमान में विलीन इस शहर का इतिहास यूं तो 2500 साल पुराना है, लेकिन 75 वर्ष पहले गूंजी किलकारी ने इस शहर को नई पहचान दी। तब दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था। बड़ी बड़ी शख्सियतों के पैतृक आवास को स्मारक बनाने के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी भी सुनिए जिसकी शुरुआत एक 50 गज के घर से होती है। ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज इसे कुछ ही महीनों पहले तोड़ना पड़ा है क्योंकि आसपास के इमारतों पर इसके जर्जर हालत का प्रभाव पड़ रहा था। बहरहाल, आप सोचिए कि कितनी कठिनाई से, कितने कठिन परिस्थितियों से, कितने सीमित दायरे से निकलकर एक व्यक्ति की उड़ान आसमान को पार कर गई। 6 भाई बहनों में मोदी का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। हमें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बचपन गरीबी में बिताया है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। पिता को परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ती थी, तो मोदी भी उनका हाथ बटाते थे। अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करे, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी कर। अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये। बाबूजी, केटली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। बस बेटा, ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं? ये ले। यहाँ से करीबन 200 मीटर इनकी स्कूल है। यहाँ ये रेलवे स्टेशन में इनके पिताजी की कैंटीन चलती थी। तब वो स्कूल से जब छूटते थे, रिसेस होती थी, तब वहाँ से सीधे अपने पिताजी को चाय के धंधे में मदद करने के लिए यहाँ आते थे। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब
किसी के गले नहीं उतरेगा ये, लोगों के घर में। इसलिए खाने का कोई बच्चा जो अच्छा, मैं कभी बता करके नहीं जाता था, जाता था, पड़ा है तो खाता था, वरना चला आता था, ऐसे जिया हूं। सब कुछ साधारण था उनकी जिंदगी में, सब कुछ, सिवाय उनके असाधारण व्यक्तित्व के। એ સાચા બોલો છે, એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી. એના માને બાપ નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક બેન સરખું જ ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं. शक्ति है, वो कोई स्वार्थी नहीं है, वो सब सेवा करते हैं. स्कूल के अंदर हमने अच्छी तरह से सभी में पार्ट लिया था, रमत गमत में भी पार्ट लेता था, नाटक चेटक में भी पार्ट लेते थे, और कहीं न कहीं कोई न कोई लेखन स्पर्धा हो तो उसमें भी पार्ट लेते थे. फिर कॉलेज में तो वो हमने नाटक एक साथ किया, पगरखानो पाड़ियो. पगरखा એટલે जूते, गुजराती में पगरखा बोलता है. एक दिन बापू बाहर बैठे थे तो उनकी मोजड़ी एक कुत्ता ले गया, तो उसके ऊपर आकर पूरा नाटक था, और वो एमएन कॉलेज में हमने बहुत अच्छी तरह से पेश किया था. तो उनको बार बार तालियां बजती थी, तो वारंवार वंस मोर होता था. अच्छा, तो उसमें हम 8-10 मित्र थे, और नरेंद्र भाई बापू बने थे. मैं इस समय अहमदाबाद के वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जो बचपन में नरेंद्र मोदी के जीवन यापन का जरिया था. आज इस स्टेशन की, इस शहर की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी है. यहीं पर उनके पिता चाय की दुकान लगाया करते थे. ठीक उसी जगह पर अब कुछ मरम्मत करके उस स्थान को रख दिया गया है. लेकिन यहाँ पर उनके पिता चाय बनाते थे. नरेंद्र मोदी बचपन में चाय को लेकर ट्रेनों में सवार यात्रियों को बेचा करते थे, और इसके जरिए जीवन यापन उनका होता था. यहाँ से उनकी कहानी की शुरुआत होती है. ये कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये कहानी है संघर्ष की, तो ये कहानी है उम्मीद की. ये कहानी बताती है कि आप कितनी भी नीचे से शुरुआत क्यों न करें, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, आप कितनी ऊंचे तक सपना देख सकते हैं, आप उसे पूरा करने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं. ये कहानी उन्हीं उसूलों की है. रेलवे स्टेशन पर जहां पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसके ठीक पीछे मोदी का स्कूल था. घंटी बजते ही वो दुकान छोड़ स्कूल चले जाते थे. अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है. और सुन, अच्छे से पढ़ना. ठीक है बाबूजी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा. सरस सरस सरस, जा जा जल्दी. और सुन, दोपहर को इधर ही है ना. ठीक है बाबू. आओ जे. हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, पर मुकद्दर का सिकंदर भी तो वही हो सकता है जिसने मेहनत की हो. ये नरेंद्र मोदी का स्कूल है, जहां पर कभी वो शिक्षा प्राप्त करते थे. लोग उनके अभिनय को भी याद करते हैं, एक एनसीसी कैडेट के तौर पर उनका समय याद करते हैं. और सबसे बढ़कर बात ये कि यहाँ पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे भी ये सोचते हैं कि वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है. प्रधानमंत्री को जिन टीचरों ने पढ़ाया, उनमें से अधिकांश अब बहुत वृद्ध हैं. हालांकि अभी भी जो आयोजन होते हैं उसमें वो स्कूल आते हैं. लेकिन आप सब जो आप यहाँ पढ़ाते हैं, क्या प्रधानमंत्री को देखकर आप सब महसूस करते हैं? और जो टीचर सुनाते होंगे वो कहानियाँ तो सुनाते ही होंगे. पहले तो मोदी जी हमारे स्कूल के छात्र रहे हैं, उस बात का हमें गर्व है. हमारे बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है. हम बच्चों को कहते हैं कि एक सामान्य परिवार से आया हुआ बच्चा आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है. आप में भी ऐसी कई शक्तियां हैं कि आप भी कुछ कर पाते हैं. तो हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज
माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जीवन है। उनके भूतपूर्व टीचर कहते थे कि नरेंद्र भाई बाल्यकाल से ही शिस्त वाले थे, एनसीसी के अच्छे कैडेट्स रह चुके हैं। उन्होंने नाटक किया था जिसमें जोगीदास कुमार का रोल किया था। जब जब उनके टीचर आते हैं तो वो ये बात अवश्य करते ही हैं। अभिनय में भी वो मशहूर थे और नेतृत्व के गुण तो बाल्यकाल से ही उनमें थे ही। और ये तीसरी जो वो तस्वीर है ना, 2017 में सर यहाँ पे वडनगर आए थे, तो यहाँ स्कूल में आकर उन्होंने अपनी स्कूल की मिट्टी को सर पर चढ़ाया और आंखों में आंसू आ गए। उनको बाल्यकाल का जीवन उनके सामने आ गया और हमारे लिए इससे बड़ा आनंद की बात तो और कुछ हो ही सकती नहीं। सिर्फ स्कूल ही क्यों, पूरे वडनगर में मोदी के बचपन की तमाम कहानियां सबकी जुबान पर हैं। और वो तालाब में तैरने में नंबर 1 थे। और वो एक दिन घर के बच्चे को घर लाए थे घर पे, तो उन्होंने माता ने बोला कि तुम बच्चे को छोड़ के आओ, तुमको कोई उठा जाता तो हमको कैसा लगता, इसीलिए उन्हें बच्चा वापस तालाब में रख दिया था। बहरहाल जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, गुजरात में आरएसएस का विस्तार हो रहा था। केवल 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। आरएसएस की शाखा में शिरकत ने मोदी की शख्सियत में कई टहनियां जोड़ दी, लेकिन मोदी का मन बेचैन था। हिंदुत्व के प्रचार में वक्त बिताएं या एक सन्यासी का जीवन जिएं। मोदी की जिंदगी में 2 साल ऐसे भी आए जब वो कहां थे कोई नहीं जानता। गली गली में गूंजे नारा महागुजरात, गली गली में गूंजे नारा। केदार के नीचे गरु चट्टी में उन्होंने साधना की है, ऐसा मैंने सुना है। वो गरु चट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है, उनके साथ मेरे बात हुई थी। तो उन्हें पता कहा नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसा मेरे को उन्होंने जो बताया था वो बात टैली हो गई। कहते हैं 2 साल के इस अज्ञातवास में मोदी ने हिमालय की खाक बिछानी, फिर वो लौट आए और अहमदाबाद जाने का फैसला किया। शहर के बस स्टैंड पर चाय का ठेला लगाया। मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था, तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मोदी अहमदाबाद लौटे तो गीता मंदिर के नजदीक बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान लगाई। चाय की दुकान पर स्वयंसेवक आया करते थे। नरेंद्र मोदी की उनसे बातचीत होती थी तो उनके अंदर का स्वयंसेवक एक बार फिर जाग उठा। ये वो वक्त था जब गुजरात ही नहीं, पूरे देश में आरएसएस एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर रहा था। अकाल के दौरान समाज सेवा की वजह से संघ की छवि बदल रही थी। इमरजेंसी के खिलाफ गुस्सा लोगों के दिलों में उबल रहा था। संघ में मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं और मोदी का शानदार मैनेजमेंट उनकी अहमियत के साथ साथ उनका कद भी बढ़ा रहा था। उन्हें विशेष ट्रेनिंग के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर बुलाया गया, जहां से वो प्रचारक बनकर गुजरात लौटे और उन्हें एबीवीपी की गुजरात शाखा का प्रभार सौंप दिया गया। छात्र थे, कैसे पढ़ाई में थे, क्या कहते थे, क्या सोचते थे उस समय कि जीवन में करेंगे? कभी बोलते थे कि प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ? नहीं, ऐसा तो कोई इमेज नहीं थी, लेकिन हम सब आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उसमें आरएसएस में होता है कि हर एक इंसान को आगे जाना चाहिए, कुछ न कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो हम इसीलिए शाम को 1 घंटा शाखा में मैदान में जाते थे और बराबर सभी देश प्रदेश की बातें करते थे, नई नई रमते थे बराबर, और चर्चा भी करते थे।
मोदी की ज़हनी तलाश, उनकी बेचैनी और उनके अंदर का ऐसा गुस्सा संघ के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था, लेकिन उनकी संगठनात्मक शक्ति, उनकी रणनीतियां, उनका मैनेजमेंट काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करने की जिद और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी निष्ठा का ही नतीजा था कि मोदी के बगैर गुजरात आरएसएस का कोई काम नहीं चलता था। मणिनगर स्थित हेडगेवार भवन में नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी के कई अहम साल बिताए, पर मोदी ये अच्छे तरीके से जानते थे कि संघ के लीडरों के लिए एक कुशल मैनेजर होना अलग बात है और खुद एक कुशल लीडर होना अलग। मोदी अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश चाहते थे, पर वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें संघ की वैचारिक दुनिया से बीजेपी की वास्तविक राजनीति में कदम रखना होगा। 1987 में आरएसएस के संगठन सचिव के तौर पर मोदी की असली जिम्मेदारी गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की थी। उन 8 सालों में जड़ें जमी भी और बढ़ी भी। 1985 की 11 सीटों से बीजेपी 1995 में 121 सीटों पर पहुंच गई। 1990 का वो दशक जब वीपी सिंह के मंडल पर बीजेपी का कमंडल भारी पड़ रहा था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चरम पर था। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की थी और इस रथ यात्रा के सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। संयोग देखिए कि जिस राम मंदिर के आंदोलन में आडवाणी के रथ पर मैनेजर की भूमिका में थे, वही राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में पूरा हुआ।